कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और लॉकडाउन का अच्छे से पालन कर रहे हैं और घर पर बैठ के अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। चलिए आते हैं टॉपिक पर। लास्ट टाइम लोगों ने देखा था वायुमंडल का संगठन कि वायुमंडल बना एक्चुअल में है कैसे। आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे आज की क्लास में। वायुमंडल के स्तरीकरण को, क्लासिफिकेशन को हम लोग देखेंगे कि वायुमंडल एक्चुअल में जो वायुमंडल है कितनी ऊंचाई तक है और कितने पार्टों में विभक्त है और किस खंड की क्या विशेषता है, आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए वायुमंडल का यहाँ पे हम लोगों ने कुछ संरचना बना रखी है जिसमें ये बताया गया है, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये आपका ग्लोब में दो हिस्से होते हैं। ग्लोब के खासतौर से किसी चीज को समझने के लिए ग्लोब को दो हिस्सों में विशेष तौर से बांटा जाता है। एक तो ध्रुवीय क्षेत्र होता है, दूसरा भूमध्य क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने वायुमंडल को अच्छे से समझने के लिए, एक तो हमारी धरातल में हमारी पृथ्वी है वो ग्रिड शेप में है, जियोड संरचना उसकी है। जियोड संरचना में क्या होता है कि पृथ्वी का यानी कि जो ध्रुवीय क्षेत्र होता है वो चपटा होता है, जैसे संतरे के भांति तो चपटा हिस्सा होता है और बीच का हिस्सा उभरा होता है, तो वो संरचना है। और उभरा वाला हिस्सा जो हमारा होता है वो यहाँ पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र होगा और जो चपटा वाला हिस्सा होगा वो ध्रुवीय क्षेत्र होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने उसी आधार पे क्लासिफिकेशन किया है कि अगर हम लोग वायुमंडल में ऊंचाई पे जाएंगे, है ना, तो ध्रुव से, ठीक है, ध्रुव से जो ऊंचाई पे जाएंगे और भूमध्य रेखा से ऊंचाई पे जाएंगे, उस आधार पर अगर हम देखें तो भूमध्य रेखा से वायुमंडल की जो ऊंचाई है वो थोड़ी ऊंचाई ज़्यादा मिलती है और ध्रुवीय क्षेत्र में जाएंगे तो वायुमंडल का हिस्सा जो है वो नीचा मिलेगा। अब यहाँ पर मैं वायुमंडल की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसमें आपको जानना ये जरूरी है कि वायुमंडल कई परतों में बटा हुआ है। यहाँ मैं बात छुमंडल की बात कर रहा हूँ, जो सबसे लास्ट वाली निचली परत है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। इसका हिस्सा, तो ये संरचना आप देख रहे होंगे, ये जो सबसे, इसमें टोटल 5 हिस्सों में बांटा गया है। जानते हैं जो सबसे निचला हिस्सा होता है इसे क्षोभमंडल कहते हैं या विक्षोभमंडल या संवहनमंडल, इंग्लिश में इसको देखेंगे। एक चीज देखिए इसमें आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहीं से भी पहले जान लिया कि ये जो क्लासिफिकेशन है समतापमंडल, क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल का, इसका इंग्लिश जो वर्जन है, इंग्लिश जो नेम है वो आपको हिंदी में करके दे देता है और उसमें बड़ी जटिलता आती है। इसमें कार्ड से मैंने इंग्लिश में न लिख करके इंग्लिश को हिंदी में लिखा है यहाँ पे, तो वो जिससे आपको आसानी है। तो इसको क्या कहते हैं, क्षोभमंडल को ट्रोपोस्फीयर कहते हैं और समतापमंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, मध्यमंडल को मेसोस्फीयर कहते हैं, आयनमंडल को आयनोस्फीयर कहते हैं और बहिर्मंडल या वायुमंडल को एक्सोस्फीयर कहते हैं। ठीक, चलिए ये 5 क्लासिफिकेशन है। इन पांचों हिस्सों में अलग अलग इनकी क्वालिटीज, अलग अलग खासियत है जो कि हम लोग आगे देखेंगे। वैसे देखा जाए तो वैज्ञानिकों का जो क्लासिफिकेशन है वो लगभग धरातल से 10,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक का जो हिस्सा है यही वायुमंडल के हिस्से में रीड किया जाता है। इसके बाद का जो हिस्सा होता है वो अंतरिक्ष के दायरे में आता है। उसमें से भी अगर हम देखें तो मूल रूप से वायुमंडल का 1000 धरातल से 1000 किलोमीटर तक का ऊंचाई का जो हिस्सा है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होता है, जो कि इसमें कुछ खासियत मतलब लेयर्स जो बांटी गई है उसका महत्व होता है, बाकी का कुछ विशेष महत्व नहीं होता है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो मैंने बताया जैसे क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फीयर मंडल है, ये जो मंडल होता है ये सबसे निचला मंडल है। इस मंडल में बहुत सारी खासियत है। ये मंडल हमारे मौसम संबंधी जितनी भी गतिविधियां होती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, वर्षा का होना, बादल का गरजना, तड़कना, चमकना, है ना, मौसम संबंधी सारी जितनी भी घटना है वो सारी चीजें इसी मंडल में होती है। इसी कारण से, और ये मंडल क्या करता है कि प्रतिक्रिया देता है, विक्षोभ करता है, रिफ्लेक्शन इसका आता है, कुछ गतिविधियां इसमें होती हैं, इसी कारण से विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है। और चूंकि इसमें क्या होता है कि ऊंचाई पर जाने के साथ साथ एक निश्चित दायरे में, मतलब निश्चित ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर में भी कमी आने लगती है इसमें,
165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर लगभग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाता है। इस क्रम में अगर आप देखेंगे तो लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर हमारा लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाता है। यही जो ऊंचाई के साथ जाने पर तापमान में जो कमी आती है, ह्रास होता है, इसे ही सामान्य ताप ह्रास भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज थी इसमें। और इसके साथ साथ आप देखेंगे इसमें जो तापमान मैंने बताया कि ऊंचाई पे जाने पर तापमान क्या होता है, कम होता है, ये बताया मैंने। इसमें आप देखेंगे तो और इसका हिस्सा, इसका कितना विस्तार है, तो विस्तार में अगर देखेंगे तो इसकी औसत है ना बच्चों, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 13 किलोमीटर की है औसत ऊंचाई। लेकिन ध्रुवीय क्षेत्र में सबसे कम ऊंचाई इसकी लगभग करीब 8 किलोमीटर ऊंचाई पाई जाती है और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर। अलग अलग जगहों में थोड़े आंकड़े आपको भिन्न मिलेंगे तो उससे कोई भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, बट अथेंटिक की बातें बता लगभग अथेंटिक है। ठीक है, तो ध्रुवीय क्षेत्र में आप देख रहे हैं इसका झुकाव हमने थोड़ा सा तो कर्वा कर दिया है, यहाँ पे झुका हुआ है। ये आपका ध्रुवीय क्षेत्र है, ये आपका भूमध्य क्षेत्र। तो लगभग यहाँ पे ऊंचाई 18 किलोमीटर की है। ठीक है, यानी भूमध्य रेखा पे खड़े होकर के अगर आप देखेंगे ऊंचाई पर जाएंगे तो 18 किलोमीटर तक का जो हिस्सा आपका आएगा वो क्षोभमंडल का हिस्सा आएगा या ट्रोपोस्फीयर का हिस्सा आएगा। ओके, और ध्रुव पे खड़े होकर के अगर ऊंचाई पर जाएंगे तो लगभग करीब में 8 किलोमीटर तक ऊंचाई का हिस्सा मिलेगा क्षोभमंडल। क्लियर? चलिए, तो ये होता है आपका इसके अंतर्गत। और वायुमंडल देखिए, वायुमंडल में जो हमारा है ये क्यों है, कैसे है, थोड़ा इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि पृथ्वी का में जो ग्रेविटी है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण, ये क्या करता है, संपूर्ण चीजों को अपने में कलेक्ट मतलब खींचे हुए है, बांधे हुए है। ग्रेविटी जो है ये पृथ्वी पर स्थित हर एक वस्तु को, चाहे वो जल हो, चाहे वो पौधे हो, चाहे वो मनुष्य हो या कुछ भी हो, इस पर सारी चीजों को बांधे हुए क्या, ग्रेविटी बांधे हुए है। ठीक है, तो ग्रेविटी ही, गुरुत्वाकर्षण ही हमारे वायुमंडल को भी बांधने का महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, उसी के कारण से हमारा वायुमंडल बना हुआ है। अगर ग्रेविटी ना होती तो शायद क्या मतलब ब्रह्मांड मतलब वायुमंडल ही नहीं होता पृथ्वी पर। ओके, तो ये है। और भूमध्य रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे अधिक पाया जाती है क्या, ग्रेविटी। ग्रेविटी के बारे में देखेंगे कि ग्रेविटी क्या है, भूमध्य रेखा पर बेटा सबसे कम, क्योंकि आप जानते हैं ये जो पृथ्वी गतिशील है, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है और घूमने के कारण से इसका जो सबसे तेज घूमने वाला हिस्सा होता है वो विषुवत रेखा वाला क्षेत्र होता है। ध्रुव वाला क्षेत्र बहुत कम तेजी से घूमता है। ठीक है, तो ग्रेविटी जो सबसे ज्यादा वर्क करती है ध्रुव पे वर्क करती है और भूमध्य रेखा पर अपेक्षा ध्रुव से कम कार्य करती है। तो इस कारण से यहाँ का जो ध्रुवीय क्षेत्र का वायुमंडल है वो काफी दबा हुआ है, ग्रेविटी के कारण से झुका हुआ है, और विषुवत रेखा का जो क्षेत्र है वायुमंडल है वो थोड़ा उभरा हुआ है, उठा हुआ है। इस कारण से गर्माकार संरचना बनती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ऊंचाई पर जाने के साथ तापमान घट रहा है, तो क्षोभमंडल के जो ऊपरी हिस्सा है एकदम लास्ट फेयर लगभग 18 किलोमीटर वाला हिस्सा, जब आप विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर के हिस्से में जाएंगे तो वहां का जो तापमान हो जाता है वो लगभग -80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और वहीं पर ही क्षोभमंडल की आखिरी सीमा में जाएंगे आप, ऊपर की आखिरी सीमा में जाएंगे तो लगभग यहाँ का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ध्रुवों पर -40 डिग्री, विषुवत रेखा पर -80 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर आपका घट जाता है। ठीक है, ये तो आपका कुछ इसके अंदर में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। ठीक है, अब इसके बाद में जब क्षोभमंडल की जो सीमा समाप्त होती है बेटा, इसके तुरंत बाद वाली जो क्षेत्र आता है वो क्या, समतापमंडल का क्षेत्र आता है। लेकिन समतापमंडल का और क्षोभमंडल के मध्य में एक पतली सी लेयर मिलती है, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर एक संक्रमित क्षेत्र बनता है, जो कि ना तो क्षोभमंडल के अंतर्गत आता है ना ही वो समतापमंडल के अंतर्गत आता है। ये दोनों का संक्रमित क्षेत्र होता है, यानी कि एक सीमा का निर्धारण करता है। ना तो उसमें क्षोभमंडल वाली एक्टिविटीज पाई जाती है, ना ही उसमें समतापमंडल वाली गतिविधियां पाई जाती है। इस नाते उसको ही 1.5 किलोमीटर से 1 से 1.5 किलोमीटर की मोटी जो परत है, जो सीमा है, उसी को ही क्षोभ सीमा कहते हैं। इसी क्षोभ सीमा को ही इंग्लिश में ट्रोपोपास कहते हैं, ट्रोपोपास। ठीक है, ये इस ट्रोपोपास के निचले वाले हिस्से में, ट्रोपोपास के निचले वाले हिस्से में, यानी कि समताप क्षोभमंडल का एकदम ऊपरी हिस्सा और
क्षोभ सीमा का एकदम निचले हिस्से में जेट हवाएं चलती हैं। जेट स्ट्रीम हवाओं के बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ जान लें, जेट हवाएं बहुत तेजी से चलने वाली, क्षोभ मंडल के अंतर्गत चलने वाली सबसे तेज हवाएं हैं। ठीक है, इन हवाओं की खोज द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान की गई। जब अमेरिका के लड़ाकू विमान जापान पर परमाणु अटैक करने जा रहे थे, तो ये किसी को पता ना चले और ये अपना मकसद पूरा करके चले हैं, इस नाते इन्होंने बड़ी ऊंचाई पर, काफ़ी ऊंचाई पर अपने प्लेन्स को उड़ाया था। तो वो काफ़ी ऊंचाई वो इसी क्षेत्र में था, क्षोभ सीमा में जाने के कारण से जैसे ही वो प्लेन क्षोभ सीमा में पहुंचती हैं जेट विमान, उसमें फ्लक्चुएशन होने लगता है। वहाँ के पायलट्स को उसको गतिविधियों की जानकारी होती है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो झटका महसूस हो रहा है, तो फिर वहाँ से इसकी खोज की गई थी। ठीक है, क्षोभ सीमा के बारे में आपको पता चल गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके बाद वाला जो मंडल है वो बेटा हम लोग का समताप मंडल कहलाता है। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर वाला मंडल होता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, समताप मंडल, यानी कि यहाँ पर तापमान समान होता है। यहाँ का मौसम बिल्कुल मॉडरेट रहता है, एक जैसा समान रूप से हमेशा बना रहता है। इस नाते ही इसको समताप मंडल कहते हैं। इस मौसम में मतलब इस मंडल में मौसम संबंधी कोई गतिविधियां नहीं होती हैं, कोई गतिविधियां नहीं होती है। इस कारण से ही इस मंडल में जितनी भी हमारी प्लेन्स हैं, है ना, प्लेन्स हैं जो उड़ती हैं हमारी प्लेन, वो प्लेन्स इसी में उड़ाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इसका मौसम काफ़ी साफ होता है, तो कोई दिक्कत होती नहीं है पायलट्स को गाड़ी चलाने में, प्लेन चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। उतरने में, जाने में ही कोई दिक्कत होती है। क्षोभ मंडल में अगर कोई दिक्कत है, समताप मंडल में मौसम एकदम साफ रहता है। समताप मंडल की दूसरी सबसे बड़ी खासियत बेटा क्या होती है, इसमें ही वायुमंडल की, जो कि आप लोगों ने वायुमंडल के संगठन में एक परत पड़ी थी, ओजोन परत के बारे में बात की थी। ओजोन वाली जो परत है, ओजोन वाला मंडल जो है हमारा, इसी समताप मंडल वाले हिस्से में पाया जाता है। और 15 किलोमीटर से लेकर के लगभग 50 किलोमीटर तक का हिस्सा जो है उस समताप मंडल वाले हिस्से में ओजोन परत वाला हिस्सा मंडल पाया जाता है। यानी कि कहा जाए, हम कहें तो ये 18 किलोमीटर भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक का जो हिस्सा आता है समताप मंडल का हिस्सा आता है। और लगभग करीब में इसके 15 किलोमीटर से लेकर के 35 किलोमीटर तक के दायरे में जब हम जाते हैं, ये वाला ओजोन का सबसे सघन वाला हिस्सा होता है। इसके बाद 35 किलोमीटर से ज़्यादा बाद वाला हिस्सा ओजोन की सघनता कम है। और ये जो ओजोन मंडल पाया जाता है, इसकी बेटा सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि सूर्य से आने वाली जो दीर्घ तरंगें हैं, इसे अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, यानी जो घातक किरणें हैं, वो क्या करती हैं, इस मंडल में आती हैं और यहीं से ही वो रिफ्लेक्ट या अवशोषित कर ली जाती हैं। बाकी लघु तरंगों को वो तो प्रवेश कर पाती हैं, लेकिन दीर्घ तरंगें इसी वाले मंडल से आकर के ओजोन परत से टकरा करके वापस हो जाती हैं और बहुत सारी को अवशोषित भी कर देता है। ठीक है, और जब ये दीर्घ तरंगें ओजोन परतों पे पड़ती हैं तो ओजोन के अणुओं को तोड़ देती है। ओजोन क्या होता है, ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर के ओजोन का निर्माण होता है। ओजोन के अणु जब टूटते हैं तो ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी ऑक्सीजन बनाते हैं और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन का बचता है, O का सिंगल बॉन्ड बचता है और O2 बचता है। ये इस रूप में अल्ट्रावायलेट किरणों का एक काम होता है, ये इसको तोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, इसके अलावा इसको तोड़ने का कार्य और भी करते हैं कौन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं, ये भी आपको जाते हैं तो ये ऑक्सीजन के जो 3 बॉन्ड मतलब ऑक्सीजन के जो 3 बॉन्ड संयुक्त होकर के ओजोन परत बनाए रहते हैं, ओजोन बनाए रहते हैं, उस ओजोन को तोड़ करके पुनः ऑक्सीजन यानी O2 और ऑक्सीजन का एक सिंगल बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, तो यही ऑक्सीजन और प्लस ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड मिल करके O3 का निर्माण कर देते हैं। समझेगा आप लोगों को? ठीक है, आगे चल करके सारे कॉन्सेप्ट जब हम लोग वायुमंडल की और भी तमाम सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ बेटा हम लोग डिटेल इसके बारे में करेंगे। और अच्छा, तो यहाँ पर क्या ओजोन परत होती है, अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर लेता है या उनको दीर्घ तरंगों को वायुमंडल में नहीं आने देता है, वहीं से वापस कर देता है, लघु तरंगों को एंट्री करने देता है। और वही लघु तरंगें जब धरातल पर आती हैं तो धरातल पे टकराने के बाद जब रिफ्लेक्ट होते हैं, पार्थिव किरणें जब बनती हैं, तो फिर यही जो मंडल हमारा है, कौन सा आगे जो कार्बन वाला मंडल है, हरित गृह प्रभाव यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला मंडल, वो
दीर्घ तरंगों को पार्थिव पिरामिडों को आप लोगों ने लास्ट डे वाले टॉपिक में पढ़ा था कि वापस नहीं जाने देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये समताप मंडल, और उसके बाद क्या होता है कि ये मंडल में देखिए यहाँ पर मैंने बताया तापमान लगभग समान होता है, ठीक है। लेकिन एक खासियत ये है कि जब ओजोन वाले मंडल में सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें बेटा जाती हैं तो वह मंडल काफी गर्म कर देती है, क्योंकि सूर्य की किरणें गर्म होती हैं, सूर्य गर्म है, तो इसको जब गर्म कर देती है बेटा, तो गर्म करने के कारण से क्या होता है, इसका ये वाला हिस्सा टोटली क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। इस कारण से कि ओजोन परत के ऊपर वाला जो हिस्सा है ये क्या होता है, गर्मी बनी रहती है, ये टेम्परेचर, यहाँ का भी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। कहाँ पे, ओजोन परत के ऊपर वाले हिस्से। लेकिन जब हम समताप मंडल के सीमा पर पहुंचते हैं तो वहां का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है लगभग। इस मंडल में भी बेटा क्या होता है, इस मंडल में तापमान क्या हो रहा है, ऊपर जाने पर क्या टेम्परेचर में कमी आ रही है, ठीक है, टेम्परेचर में कमी आ रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए टेम्परेचर क्या 0 डिग्री सेल्सियस हो रहा है यहाँ पर, और फिर इससे ऊपर जब जाएंगे तो टेम्परेचर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ का तापमान कम है और यहाँ का बहुत कम हो जाएगा, इस वाले हिस्से का। कौन से, इसके पार वाला मंडल जो है मेसोस्फीयर या मध्य मंडल का टेम्परेचर और ज्यादा कम हो जाएगा। तो इन दोनों के मध्य में एक संक्रमण जैसे सीमा पाई जाती है। जैसे यहाँ पर क्या था, समताप मंडल और क्षोभ मंडल के मध्य में क्षोभ सीमा पाई गई थी, उसी तरह से मध्य मंडल और समताप मंडल के मध्य में भी एक सीमा पाई जाती है, जिसे समताप सीमा कहते हैं। यानी कि वहां पर टेम्परेचर समान हो जाता है, बिल्कुल वहां पे नॉर्मल स्थिति आ जाती है, ठीक है। और फिर इसके बाद में जैसे उसमें जाएंगे, और देखो एक बात ये भी जान लो यहीं पे आप लोग कि ये जो सीमा है आप देख रहे हैं, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा एक सीमा नीले लाइन की, फिर इसमें आप देख रहे होगी एक सीमा समताप मंडल की और एक मध्य मंडल की सीमा। इसमें आपको कोई सीमा नहीं दिख रही होगी। देखो ये सीमा उन्हीं मंडलों के मध्य में है बेटा जहां पर टेम्परेचर का डिफरेंसेस आ रहा है, कोई गर्म है कोई ठंडा है, तो वहां पर आपको मिलेगा। क्या समझ आया, टेम्परेचर कहीं का ज्यादा होगा कहीं का कम होगा, तो उनके मध्य में एक संक्रमित सीमा मिल जाएगी। तो यहाँ का तापमान देख रहे हैं तो ऊंचाई जाने पे घट रहा था, फिर यहाँ पे सामान्य था तापमान, तो दोनों के मध्य में एक संक्रमण लाइन मिल गई। इसी तरह से यहाँ का तापमान आप जाएंगे जैसे ऊंचाई पे टेम्परेचर घटता जाएगा, यहाँ पर क्या एक मॉडरेट स्थिति 0 डिग्री सेल्सियस आ गया, तो यहाँ पर एक समताप सीमा मिल गई। इसी तरह का यहाँ का भी तापमान आप देखेंगे बेटा एक -100 डिग्री है, उसके बाद यहाँ तापमान, यहाँ का तापमान गर्म होता है। इधर के सारे तापमान गर्म होंगे लेकिन वो फील नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल में सघनता कम है, विरलता ज्यादा है, तो वहाँ पर टेम्परेचर फील नहीं होता, गर्म फील नहीं होता है, ठीक है। लेकिन गर्म है वो हिस्सा, इसका अर्थ यहाँ पर भी संक्रमण लाइन होती है, इसको मध्य सीमा के नाम से अगर जान गए होंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। फिर ऊंचाई के साथ क्या होता है, यूवी किरणों के कारण, देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, इन तथ्यों को बेटा थोड़ा देख लीजिएगा। मैंने सिर्फ इस नाते इसमें लिखना शुरू किया है, मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ। इसके लिखने के पीछे का मोटिव है कि आप इसको सीरियसली एक बार 2 बार देख लें, है ना, और इसका एक अच्छा सा नोट्स बनाए। लगभग करीब में आपको हर कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन इससे ऑलमोस्ट आपको मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चंस की सीरीज भी करेंगे। मैं टॉपिक्स को जब कंप्लीट कर लेंगे बेटा, तो हम लोग क्वेश्चंस की सीरीज भी करेंगे टॉपिक वाइज, है ना। बट आप लोग उसमें जब अच्छे से पार्टिसिपेट करोगे, अच्छे से मेहनत करोगे, तब उसका एक आनंद आप उसको ले पाओगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें तो ये लेयर आपकी होगी, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर वाली लेयर होगी। इसमें ही आपको मैंने बताया ओजोन मंडल और ओजोन सीमा वाला चीजें मिलती हैं आपको, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे सारी की जो हवाई जहाजें हैं और परिवहन के तमाम सारे संचार जो है इसी में मैंने बता दिया सारी चीजें, इसमें बाकी चीजें लिखी हुई है इसमें, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो आगे देखते हैं हम लोग मध्य मंडल वाला। मध्य मंडल में क्या होता है कि जितने भी उल्का पिंड वगैरह होते हैं बेटा, उल्का पिंड वो जब आते हैं हमारे धरातल की तरफ, है ना, अंतरिक्ष से जब टूटते हैं और वो हमारे धरातल की तरफ आते हैं, तो उल्का पिंडों की जो जलने की घटना होती है, क्रिया होती है ना, वो इन्हीं मंडल में होती है, मध्य मंडल में, ठीक है। इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर के मध्य में होती है, क्लियर। इसकी आखिरी सीमा यहाँ पर जो मतलब मध्य मंडल की आखिरी सीमा है, ये -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पर होता है, ठीक है। इसमें ही इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है ना, ह्रास होता है टेम्परेचर, जैसा इसमें देख रहे थे आप लोग, जो मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घट रहा था, सेम ऐसी कंडीशन यहाँ पर भी होती है, ऊंचाई के साथ तापमान इसमें भी घटने लगता है, ठीक है। और इस मंडल में मैंने लिखा है यहाँ पे उल्का पिंड जल करके राख हो जाते हैं, है ना, दिखाई देते हैं। अब राख कौन से हो जाते हैं, जो बहुत बड़े बड़े पिंड होते हैं बेटा वो राख नहीं हो पाते, जो छोटे होते हैं वर्षों के कारण जल जाते हैं। आग जलने वाली घटना, यानी कि उल्का पिंड होकर जलने वाली घटना जो होती है वो इसी मंडल में होती है, ठीक है।
इसके बाद यानी मेसोस्फीयर या मध्य मंडल के बाद वाला जो मंडल होता है वो आयन मंडल होता है। इनके मध्य में बेटा एक पतली सी संकीर्ण सीमा मिलती है जो दोनों के बिहेवियर को बांटने वाला कार्य करती है, मध्य सीमा यानी मेसोपास कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं आयन मंडल। आयन मंडल को इंग्लिश में आयनोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, इसी को ही उष्ण मंडल कहते हैं। अब देख लीजिए यहाँ मध्य मंडल के बाद के जितने भी मिलेंगे बेटा मंडल आपको, खासतौर से 2 ही मंडल आपको मिलेंगे इसमें, एक मिलेगा आयन मंडल, दूसरा आपका वायुमंडल वायुमंडल या इसी को आयतन मंडल कहते हैं। इस वाले मंडल को ये ध्यान रखिएगा, ये आयन मंडल ये आयतन मंडल कहा जाता है। तो यहाँ का तापमान बेटा मध्य मंडल के बाद यानी लगभग करीब 80 किलोमीटर के बाद में तापमान बढ़ने लगता है। लेकिन वो तापमान मैंने अभी मेंशन किया अपनी बात में कि तापमान फील नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर एक अणु दूसरे अणु से इतने दूर होते चले जाते हैं कि वहाँ पर एक तरह से ग्रेविटी कम होने लगती है ना, पृथ्वी की ग्रेविटी वहाँ कम होने लगेगी, तो वो संगठन उनका पास ना होने के कारण से वहाँ गर्मी फील नहीं हो पाती है। तो ये वाला जो मंडल होता है बेटा ये सबसे महत्वपूर्ण मंडल है। जितनी भी संचार संबंधित जितने भी आज टेक्नोलॉजी के उपग्रह आप यूज कर रहे हैं, हम लोग टेक्निकल माध्यमों से आप लोग हम लोग देखिए हम प्रसारित हो रहे हैं आपके पास, आप आपको देख पा रहे हैं, दुनिया की हर एक चीज़ें गूगल पे आप देख पा रहे हैं। जितने भी उपग्रह डाले जाते हैं, इवन जितने भी संचार के उपग्रह में हैं, टीवी टेलीविजन के जितने भी सैटेलाइट्स हैं, उपग्रहों के जितने भी हैं, सारे उपग्रह किसी मंडल में ही डाले जाते हैं। इवन रेडियो तरंगें जो हम लोग सुनते हैं तो वो भी इसी मंडल में ही डाली जाती है, मतलब उपग्रहों को भी मंडल में ही एस्टैब्लिश किया जाता है। मीन्स ये है, ठीक है। अब इस मंडल को कुल 4 लेयर में बांटा गया है। DEFG लेयर के नाम से भी इसे जानते हैं। इसका क्लासिफिकेशन ऊंचाई के हिसाब से किया गया है, क्योंकि 50 किलोमीटर से लेकर 99 किलोमीटर तक का जो लेयर होता है वो डी लेयर के नाम से जाना जाता है। फिर 99 से लगभग 150 किलोमीटर तक की जो लेयर है उसे ई लेयर के नाम से जाना जाता है। इसका क्रम देखिए, याद करने का बहुत आसान तरीका है, DEFG ये क्रम में है, जैसे ABC DEFG ये क्रम में ऐसे चलेगा। तो 80 से लेकर 99 तक का डी लेयर है, 99 से लेकर के 150 के मध्य का जो लेयर ई लेयर है, और 150 से लेकर 380 किलोमीटर तक की जो दूरी है वो एफ लेयर के नाम से जानी जाती है, और 380 से लगभग 640 किलोमीटर तक की जो डिस्टेंस है वो जी लेयर के नाम से जानी जाती है। ठीक है, 4 क्लास की। एक चीज और बताना चाहूंगा कि 80 किलोमीटर से लेकर के यहाँ पर आप देखिए 400 किलोमीटर भी लिखा है, 640 किलोमीटर भी लिखा हुआ है। तो NCERT जो कहती है हमारी, वो इस लेयर की मोटाई जो कहती है आयन मंडल की, वो 400 किलोमीटर कहती है, और अन्य स्रोतों से जो उसकी ऊंचाई है वो 640 किलोमीटर है। क्लियर? इस कारण से क्लासिफिकेशन इसका किया गया है। अब ये DEFG जो लेयर है, इसका क्या मतलब है, इसकी क्या खासियत है, क्यों इसको बांटा गया है, ये भी जान लेते हैं थोड़ा सा। इसमें देखिए जो निचला मंडल होता है, डी लेयर है, ये क्या होता है, निम्न आवृत्ति की जितनी भी तरंगे हैं वो तो तरंगे जो परावर्तित होती हैं वो कहाँ होती हैं, डी लेयर से। किन आवृत्ति की, निम्न आवृत्ति की तरंगों का जो रिफ्लेक्शन होता है वो कहाँ से होता है, डी लेयर से होता है। ठीक है, इसके बाद में ई लेयर होती है। इस ई वाली जो लेयर है, इस लेयर में रेडियो की जितनी भी तरंगे हैं मध्यम एवं उच्च आवृत्ति की, मध्यम एवं उच्च आवृत्ति की तरंगों का रिफ्लेक्शन ई लेयर से होता है, और उसके बाद आपका लघु तरंगों का जो परावर्तन होता है वो एफ लेयर से होता है। और देन रेडियो की बाकी और सभी तरंगें, मान लो इन तीनों में किसी का मतलब जो है नहीं एस्टेब्लिश किया गया किसी उपग्रह को, ठीक है, तो बाकी सारे उपग्रह जो है एल लेयर वाले में, सॉरी जी लेयर वाले में आपका एस्टेब्लिश कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार की तरंगें इससे परावर्तित होती हैं। ठीक, इसकी ये बात थी। और इसमें एक चीज सबसे बड़ी चीज आप देखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें क्या ऊंचाई के साथ मैंने बताया था, क्या तापमान में क्या होता है, बढ़ता है। मैंने बताया था ना, रेडियो तरंगें इसी से परावर्तित होती है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। इस मंडल में ही ध्रुवीय प्रकाश, इस मंडल में ही आपको क्या है, ध्रुवीय प्रकाश दिखाई देता है। ठीक है, ध्रुवीय प्रकाश में देखेंगे आप दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश को अरोरा ऑरियोलिस, और उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश को अरोरा बोरियोलिस। ठीक है, अरोरा ऑरियोलिस और अरोरा बोरियोलिस, ये जो आपके ध्रुवीय प्रकाश हैं जो दिखाई देते हैं वो इसी मंडल में दिखाई देते हैं। पूछता है एग्जाम में, क्वेश्चन में पूछा है कि ध्रुवीय प्रकाश किस मंडल में दिखाई देते हैं, तो आपको उसका नाम है बच्चों आयन मंडल। ठीक है, या इसी को ही आयनोस्फीयर या उष्णमंडल कहते हैं। ओके, आगे इसके बाद बेटा जो हमारा मंडल होता है वो बहिर्मंडल या
बाह्यमंडल या एक्सोस्फीयर मंडल के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर? ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, ऊंचाई के साथ तापमान यहाँ पर तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लगभग यहाँ का तापमान लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस होता है तापमान। कितना होता है? लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। लेकिन जो ही मैंने बताया, वायुमंडल की सघनता न होने के कारण से बेटा क्या होता है, इसमें महसूस नहीं हो पाता है, फील नहीं हो पाता है। गुड। और इस मंडल पे देखेंगे हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता पाई जाती है। और जो नए शोध हैं, नए शोधों के आधार पर इस मंडल का क्लासिफिकेशन अलग अलग जगहों पर अलग अलग गैसों की अधिकता के कारण से भी क्लासिफिकेशन किया गया है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, यहाँ पे मैंने नंबरिंग कर रखा है 1 2 3 और 4 इस तरह की लेयर भी मिलती है। यानी कि ये जो बहिर्मंडल है बेटा, इसको स्टेप बाय स्टेप गैसों की अधिकता के आधार पर भी चार क्लासिफिकेशन किया गया। जैसे यहाँ पर डी, ई, एफ और जी लेयर्स बांटे गए हैं, इसी तरह से इसके भी क्लासिफिकेशन किए गए हैं। ठीक है। वैसे तो देखा जाए तो 1000 किलोमीटर तक ही वायुमंडल की अधिकता पाई जाती है, मैंने बताया आपको। लेकिन वह कहा जाता है कि लगभग 10,000 किलोमीटर तक की वायुमंडल की सघनता पाई जाती है, मतलब बहुत कम मात्रा में रहता है। और 10,000 के बाद में अंतरिक्ष की स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता रखा है। तो ये तो कुछ इसकी विशेष बातें थी, छोटी छोटी बातें थी जो कि आप लोगों को मैंने बता दिया। यहाँ पे थोड़ा वीडियो छोटा करना है, संक्षिप्त रूप में, जैसे कि आप लोग पढ़ते रहे, रोचकता जानते रहे, तथ्यों को थोड़ा देखना है। आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, काफ़ी कुछ चीज़ें इससे आपकी हो चुकी हैं। बाकी और चीज़ें जो भी हैं वो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू।